हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे मॉक टेस्ट 3 के अंदर। सीबीएसई फाइनल एग्जाम मॉक टेस्ट 3। हमने इससे पहले 2 एग्जाम कर चुके हैं, 2 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। अब मेरे साथ करते रहिए, हम 5 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये नंबर 3 है, 4 और 5 भी आएगा। अगर आप 5 मॉक टेस्ट कर लेते हो तो तुम्हारे पास अच्छा खासा एक मिक्स क्वेश्चन का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब तुम ये करते हो तो तुम्हारे अंदर अगेन से कोई चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर 2 से, फिर चैप्टर 7 से आ गया क्वेश्चन, फिर चैप्टर 10 से आ गया, 12 से आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग उस पर वर्क करता है, उसके लिए ज़रूरी है। तो अभी तक हम 3 कर चुके, तीसरा आज करने वाले हैं, 2 कर चुके हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो वैसे तो होते हैं 38। अगर उसमें तुम 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिला लो तो नियर अबाउट 42-43 बनते हैं, क्योंकि और वाले भी तो होते हैं ना एक्स्ट्रा में। और मतलब हर क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर डबल डबल होते हैं, कि उनमें से एक चूज करना है। तो आप आज के इस मॉक टेस्ट के साथ कितने क्वेश्चन कर लोगे? 126 और 2 और होने वाले हैं। यानी कि अगर मैं इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को? 210 क्वेश्चन। पूरी एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन होंगे नियर अबाउट, एक्सरसाइज को मिला लोगे तो। और उतने क्वेश्चन हम सिर्फ 5 मॉक टेस्ट में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट के अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। एमसीक्यू को कैसे डील करना है, कहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, कैसे उसके अंदर सोचना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये जो मैंने पेपर उठाया वो 2024-25 का सैम्पल पेपर जो दिया था सीबीएसई ने, वही है बेसिक मैथ के लिए। तो एमसीक्यू आते हैं सबसे पहले पेज पर, और हमें लगता है यार बहुत आसान से हैं तो हम इसमें लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें चलना है लास्ट पेज के ऊपर। लास्ट पेज, लास्ट सेक्शन, कौन सा सेक्शन है? ये लो जी, सेक्शन 36, 7, 8, 38। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई से, केस स्टडी वाले क्वेश्चन से। तो देखो आज वाले के अंदर क्या है, इसके अंदर 36 नंबर, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंडक्टेड ए सर्वे टू फाइंड आउट अबाउट द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन। पढ़ लेना क्वेश्चन को, कुछ नहीं जाता है, समझ में आए ना आए। टू द स्कूल अमंग देयर क्लासमेट दे सर्वेड 200 स्टूडेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए कि 200 बच्चे हैं फ्रॉम देयर स्कूल। रिजल्ट ऑफ द सर्वे क्या है कि जिसके अंदर 120 जो स्टूडेंट हैं वो तो वॉकिंग प्रेफर कर रहे हैं। क्या प्रेफर कर रहे हैं? वॉकिंग। वॉकिंग समझ लो, चलना प्रेफर कर रहे हैं, चल के स्कूल जाना प्रेफर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद 25% जो हैं ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर बाईसाइकिल। तो अब देखो, यहाँ नंबर दे दिया और यहाँ परसेंट दे दिया, तो क्यों ना मैं नंबर में चेंज कर लूँ। 200 का 25% कितना होगा? 100 का 25% 25 होता है, तो 200 का 50 हो गया, तो यहाँ बने 50। 10%, 100 का 10% 10 ही होता है, तो 200 का कितना हो गया? 20। यानी कि 20 बच्चे किस चीज़ पर जाना पसंद कर रहे हैं? बस पर। वो कह रहे हैं हम तो स्कूल बस से जाएंगे। 50 बच्चे कह रहे हैं हम साइकिल से जाएंगे। 120 कह रहे हैं भाई हम किससे जाएंगे? पैदल चल के जाएंगे। और बाकी जो है बचे हुए वो कह रहे हैं जी कार लेके आओ, कार। तो बचे हुए कितने रह गए? टोटल तो कितने थे? 200। तो 120 इसमें आ गए, 50 इसमें, 170 और 20 इसमें 190। तो बचे हुए कितने? 10। आसान सा। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम सेलेक्टेड स्टूडेंट डजंट प्रेफर टू वॉक टू स्कूल। जो स्कूल पैदल जाना पसंद नहीं करते, उन बच्चों की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तुमने लिख लेना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? देखो, जो नहीं नॉट प्रेफर टू वॉक, पैदल नहीं जाना चाहते, कौन कौन से? बाईसाइकिल वाले, बस वाले, कार वाले, ये नहीं जाना चाहते। कितने हैं? 50, 20 एंड 10, हाउ मेनी? 80। और टोटल कितने हैं? 200। सिंप्लीफाई इसको कर लेना। देखो, पहले माइंड में इसी तरीके से मैप बनता है, फिर इसको तुम अपनी नोटबुक पर कर सकते हो अच्छे से लिख के। ठीक है, तो मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। माइंड मैपिंग ऐसे ही होगी, क्वेश्चन पेपर होगा ना उसी के ऊपर हो जाएगी।
देखो जैसे मैंने ये सिलेक्टेड 200 पकड़ा, यहाँ से ये चीज़ें पकड़ी, इस तरीके से तुम भी इसको अपनी पेंसिल होगी तुम्हारे पास, कर सकते हो उसके ऊपर। अब आगे वाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम सेलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर टू वॉक और यूज ए बाईसाइकिल। या तो वो पैदल पैदल जाना चाहते हैं या फिर वो बाईसाइकिल यूज करते हैं। तो कितने हैं, 120 है पैदल जाने वाले और 50 है बाईसाइकिल वाले। तो टोटल कितने हो गए, 170। 170 बाय टोटल 200। ये लो जी। वन डे 50% ऑफ वॉकिंग स्टूडेंट डिसाइड टू कम बाय बाईसाइकिल। 50% वॉकिंग स्टूडेंट साइकिल से आना चाहते हैं, तो इसका 50% कितना हो गया, 60। तो अब बाईसाइकिल से आने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 110। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम सिलेक्टेड यूजिंग बाईसाइकिल ऑन दैट डे। तो अब इसके अंदर कितना हुआ, 110 डिवाइड बाय 200। तो इन दोनों में से मुझे एक ही सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम सिलेक्टेड स्टूडेंट प्रेफर टू द ड्रॉप्ड ऑफ बाय कार। कार से आने वाले कितने हैं, 10/200। चाहो तो ये कर लेना दोनों में से एक। देखो कितना आसान था, अब इसको बना के लिखना ही है और कुछ भी काम नहीं रहा है। यही तो केस स्टडी है। अब पहले थोड़ा टाइम देता हूँ, इस केस स्टडी को रीड करो, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। पढ़ो इसको। मैं इसको पढ़ भी नहीं रहा हूँ, कुछ भी क्या दिया हुआ है मुझे एक फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो पढ़ ही लेते हैं। राधा एन एस्पिरेशन, तो कुछ पैराबोला शेप, ये देखो इस तरीके से चल रहा है। तो इन्होंने यहाँ डायग्राम दे दिया। जैसे ये डायग्राम दिया मुझे इतना पता है, फिर भी अगर तुम्हें ना समझ में आए तो तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। अगर तुम्हें डायग्राम मिल जाए तो यहाँ देखो इन्होंने क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का तो कुछ दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है। अब ये या तो फोर्थ चैप्टर में गया या सेकंड में गया, क्योंकि दोनों फोर्थ में और सेकंड में ही बात होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखो इस माइनस के साइन की वजह से इस ये नीचे की तरफ बना, वरना ये ऊपर की तरफ जाता। ओके। और इन्होंने ये वाटर लेवल भी दे दिया है इस तरीके से कि ये वाटर लेवल है। अब हमें ये पता करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे उसने बोला जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, देखो इसका मतलब क्या हुआ, चैप्टर नंबर 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कितने पोलिनोमियल होंगे, जीरोस होंगे। एक तो ये देखो सामने दिख रहा, एक ये दिख रहा। जितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो 2 होंगे। फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ। तो ये रहा ग्राफ से, पहला कितना है 1, दूसरा कितना है 4, 1 and 4। आंसर आ गया सिंपली, कुछ भी नहीं करना था। अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करते, ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच वाटर अटेन मैक्सिमम हाइट। कि x की वो वैल्यू बताओ, यानी कि यहाँ कोई वैल्यू बतानी है, क्या होगी जहाँ पानी सबसे ऊपर हाइट पर होगा। अब सर जी इसको कैसे निकालें, हमें ये तो पता ही नहीं है मैक्सिमम हाइट कहाँ आएगी। इतना पता है 1 और 4 के बीच में आएगी, कहाँ आएगी ये नहीं पता है। तो इसको कैसे किया जाए, हमारे पास जो दिया हुआ पोलिनोमियल वो ये था कि -x² + 5x - 4। अब इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ है ये मुझे नहीं पता है, किस तरीके से किया जाए, कुछ दिमाग लगाओ। वो भी ये कह रहा है कि मैक्सिमम आएगी, वहाँ वैल्यू एक्स की बतानी है कि कितनी होगी। अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि 2 और 3 के बीच में आनी चाहिए वो वैल्यू। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें पहले। चलो जी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। वो होता है b² - 4ac और b² 5 का स्क्वायर 25 -4 -1 + 4 4 × 4 16 माइनस का 16। तो यहाँ पर मेरे पास जो आया वो डिस्क्रिमिनेंट 9 निकल के आया है। इससे क्या फर्क पड़ता है सर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता है ना। अब यहाँ फिर कैसे किया जाए, अगर आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो वो होती है, उसको किस तरीके से बताऊं, डायरेक्ट बता दिया तो बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा सोचो, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। जैसे एग्जाम में बैठे तुम भी कंफ्यूज हो गए, मैं भी हो गया।
अब बताओ किस तरीके से किया जाए, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम बताओ कि हाउ वी सॉल्व इट। पाँच मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करो करने की। स्क्रीन को पॉज करके भी कर सकते हो। अब मैं इसके अंदर सोचूंगा कि एक तो डिस्क्रिमिनेंट वाला हो गया, और कैसे मैक्सिमम हाइट को अटेन, मैक्सिमम हाइट 2 पर चेक करूं, 3 पर चेक करूं, कहाँ चेक करूं इसको। तो अब इसका ना एक सिंपल सा बताता हूँ। अगर ये इन दोनों के बीच में मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी चाहिए। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए कि सर, मैं एक और बताता हूँ तरीका इसमें, कि तुम इन दोनों पॉइंट का बीच वाला पॉइंट निकाल लो, तो वो एक्स क्या होगा जहाँ मैक्सिमम होगा, तो वो हो जाएगा सर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, व्हाट वी गेट 5 बाई 2। इट मीन एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई, 2.5। चलो हो गया। इफ h is the maximum height attained by the water stream from the water level of the pool, then find the value of h। तो अब कह रहा है, अब बताओ अगर ये मैक्सिमम हाइट जो हमने निकाली है, कितनी निकाली है नहीं पता, क्योंकि हमने तो सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो, द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड अबव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। ये हाइट 10 सेंटीमीटर की है अबव वाटर लेवल। कुछ भी समझ में आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, कैसे करें बताओ जल्दी से। अब वो 10 सेंटीमीटर क्या दिया मेरे को, तो वो भी नहीं समझ में आया। तुम बताओ किस तरीके से किया जाए। देखो, हर टीचर जो करा रहा होता है उसका ये ऐसा मत सोचा करो कि उसको सारे क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं। वो भी सोचता है कि भाई क्या करूं क्या करूं, फिर वो उस तरीके से कोशिश करता है उस चीज को सोल्व करने की। अब इसके अंदर किस तरीके से किया जाए। दूसरा है 8 व्हाट पॉइंट एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर, कि उससे ऊपर 2 मीटर हाइट होगी। चार्जिंग। तो हमें मैक्सिमम हाइट बतानी है ना, अटेन बाय वाटर फ्रॉम। तो हम क्या करते हैं, अभी एक्स की वैल्यू निकाली थी पिछले में। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2.5, यही तो कुछ थी 2.5। तो पुट कर दो, पी एक्स क्या था हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 4, यही तो था। अब इसमें पुट कर देते हैं, माइनस 2.5 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2.5 माइनस 4, यहाँ पर इसको क्या मिलेगा स्क्वायर करने पर, 6.25 मिलेगा। जब भी स्क्वायर हो पॉइंट का उसको ढंग से करना। और ये कितना मिल गया, ये मिल गया हमारे को प्लस 12.5 एंड माइनस 4। माइनस माइनस टर्म ऐड होगी तो माइनस का आ गया 10.25 प्लस 12.5, 12.50 भी बोल सकते हैं। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। जो हाइट गेन हुई वो कितनी हुई, 2.5, इतनी होगी ना, इससे ज़्यादा हो जाएगी। टू पॉइंट टू फाइव, सॉरी 2.25, 25 है ना यहाँ पर, 50 में से जाएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा।
अब क्या किया जाए, जो मैक्सिमम हाइट तो आ चुकी है वो 2.25, तो यही छोड़ते हैं कि जी हो गया सोलो। एग्जामिनर 1 नंबर दे 2 नंबर दे हमें नहीं पता, इस तरीके से तुम्हें भी करना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि आगे क्या करूं। अब तुम कहोगे सर आपने यहाँ क्यों छुड़वाया, मैंने इसलिए छुड़वा दिया तुम्हें क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया हुआ है, और मेरे को इतना भी पता है कि तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे, वहाँ यहाँ तो हमने तो एनसीईआरटी में ये तक का तो क्वेश्चन नहीं देखा है कि ये कैसे हुआ जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, समझे। बट इसके अंदर भी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल +1 2 पर जाओगे तब भी यहाँ पर फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले मिलेंगे, बट यहाँ इन्होंने जो इस तरीके से दिया होता ना, बीच वाला पॉइंट निकाल लिया जी, ये रहा एक्स। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, नीचे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। ऊपर वाला इतना ज़्यादा अगर जरूरत पड़ी तो पढ़ लेंगे, अगर नहीं हो रहा है। डायमेंशन ऑफ रिंकू पेंसिल, सिलेंड्रिकल पोर्शन ये दिखाई दे ही रहा है सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो मैं ये बना भी लेता हूँ। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन कुछ इस तरीके का है, और नीचे जो पेंसिल का नीचे वाला हिस्सा है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने बोल रखा है कि सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये दोनों सर्कुलर पार्ट आ गए। तो पहला है कि द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है ये वाली, इसको कितना बोला इन्होंने 21 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर ये कंप्लीट जो है डायमीटर ये दे रखा मुझे 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, और हम कह सकते हैं कि 0.5 भी बोल सकते हैं। और इसी की हाइट जो है, ये जो हाइट दी है ये कितनी मिली हुई है हमें, ये हाइट पोर्शन जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, ओके। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। पहला क्या कह रहा है, स्लेंट हाइट निकालनी है। कैसे करूंगा स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट वो जो पीछे लिखवाया है वो लिख लेना ऊपर गिवन में। एल होती है, एल एच और आर के अंदर क्या रिलेशन होता है, वो होता है सर एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एल तो निकालना ही है, आर मेरा आया था 0.5 या 1/2 कर लो स्क्वेयर, एच कितना था 1.2 स्क्वेयर, ओपन कर दो 0.25 आ गया, और यहाँ पर 1.44 आ गया, तो ये आ गया 1.69 आ गया, ठीक है। तो एल जो थी स्लेंट हाइट वो कितनी आ गई 1.6, और नहीं पेज नहीं है हमारे पास, और फिर देखो यहाँ पर अब इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ शार्पन पार्ट, शार्पन पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, इट मीन कौन कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, और हम यहाँ लिख सकते हैं कौन, तो कौन है, कौन का कर्व्ड सरफेस होती है पाई आर एल, पाई में ही देना है तो मैं पाई को तो बदलूंगा ही नहीं। आर मेरा कितना था 0.5, एल की वैल्यू भी आ रखी है मेरी, अरे एल की वैल्यू यहाँ कहाँ है, ये एल स्क्वायर आया था भाई, तो एल कितना हो गया 1.69 रूट, जैसे रूट हुआ तो कितना आया 1.3, एल की वैल्यू 1.3। ये हम सेकंड पार्ट सॉल्व करें, सारे पार्ट एक ही जगह सॉल्व करने, ध्यान रखना इस चीज़ का। मल्टीप्लाई कर दो 0.65 पाई, सॉल्व, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल, अब इस पेंसिल को ढंग से देखो, सिलेंडर, कॉन और यहाँ एक सर्कल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल, तो मैं यहाँ, तुम लिखना उसको, मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहला सर्कल था तो पाई आर स्क्वेयर,
फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल पोर्शन आ गया, उसका कर्व्ड सरफेस आ गया तो 2πr(h). फिर उसके बाद क्या आ गया, πrl। देखो पाई सब में कॉमन है, चाहो तो कॉमन ले लो, कुछ भी कर लो। पाई भी ये कॉमन है और आर भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, एक आर बच गया, यहाँ पर 2h बच गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या बच रहा है, एल बच गया ओनली। पाई को तो एज इट इज रखना है, आर की वैल्यू है 0.5, मैं 1/2 रख लेता हूँ। क्यों, बस ऐसे ही दिल कर गया। आर की वैल्यू 0.5 रख लो, प्लस 2h, h कितना था, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट पूछ रहा है, तो वो थी 21 2 जा 42, प्लस एल कितना आया था मेरा 1.3, कर दो इसको, π/2, और ये कितना हुआ, 5 और 3 8, 42.8, इसको कट करो कितना आ गया 21.4 पाई, ये लो जी, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर आ गया। ओके, सॉल्व, कितना आसान था। तो हमारी जो केस स्टडी थी वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, जस्ट तुम्हें आराम से पेशेंस से उसको देखना है। अब ये क्वेश्चन है 35 नंबर। पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 9 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, डिटरमाइन द हाइट। चलो दूसरा भी पढ़ ही लेते हैं, पता नहीं ये आसान हो वो आसान हो। द ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू शिप। ये तो आ गया जी, ये बहुत आसान सा है। देखो ये लाइट हाउस है और ये अपना एक सी लेवल आ गया। सी लेवल ब्लू होता है तो हम इसको ब्लू कर देते हैं। ओके, इससे एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू, ऊपर के एंगल बन रहे हैं, बट तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे को बताया तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन समझा करो, ऊपर बनेगा तो वही यहीं बनेगा ना, समझे। दूसरा यहीं से टॉप से एक बन रहा है एंगल 45 का, तो ये तो बना मेरा 30 डिग्री और ये बना मेरा 45 डिग्री। ये हाइट ऑफ लाइट हाउस है, तो ये मेरे को मिली हुई है 75 मीटर। इफ टू शिप इज एक्जेक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द, यहाँ भी शिप खड़ी है और यहाँ भी एक शिप है, इसको नाम देता हूँ, ये शिप नंबर ए है, ये शिप नंबर बी है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये सी पॉइंट है और यहाँ डी पॉइंट है। अब तो पूरा आसान, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ए और बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। मान लो कि ये डिस्टेंस x है और इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, इसको y मान लेता हूँ, मेरा मेन टारगेट x रहेगा। सॉल्यूशन, इसमें गिवन लिख देना, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75, उसके बाद एंगल लिख देना थीटा दिस। तो मैं डायरेक्ट उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल, फर्स्ट कौन सा ट्रायंगल है, फर्स्ट है जी बी सी एंड डी, यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्री। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ tan अप्लाई करते हैं, tan 45 डिग्री, जो tan होता है वो होता है P/B, और परपेंडिकुलर मेरे पास मिला हुआ 75, B मेरे को मिला हुआ y, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 75 डिवाइड बाय y की साइड चेंज करो, y मल्टीप्लाई विद 1 y और 75। अब यहाँ से मेरे को y की वैल्यू मिल गई, ये भी कितना है 75 है। चलो जी, दूसरा ट्रायंगल भी तो है। इन ट्रायंगल देखो, यहाँ बहुत सारे बच्चे ना यही कर लेते हैं, ए बी और डी कर देते हैं, नहीं, ए सी और डी। अगर तुम ये 90 डिग्री एंगल यहाँ नहीं लोगे इसके बीच में, तो उसके ऊपर तुम साइन कोस कैसे अप्लाई कर दोगे। हमने तो यही राइट एंगल पर ही पढ़ा है ना, साइन कोस tan। अब यहाँ से जब देखा तो यहाँ थीटा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 75, बेस ही टोटल होगा ए से लेकर सी तक, कितना है x + 75।
tan30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू अगेन 75 डिवाइड बाय x प्लस 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 75 इज इक्वल टू में क्या आया 75√3। ठीक है सर। उसके बाद मैं करूँगा 7x की वैल्यू निकालनी है ना, मेरा टारगेट तो x ही था। 75 की साइड चेंज कर दी, यहाँ से 75 को कॉमन ले लिया तो ये आ गया √3 - 1। ये तो x की वैल्यू आ गई, बट क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इसकी वैल्यू पुट कर लो भाई। जैसे ही √3 की वैल्यू पुट करो 1.73, किसकी वैल्यू है ये, √3 की वैल्यू है। तो 1 में से माइनस होगा तो क्या आएगा 75 मल्टीप्लाई विथ 0.732। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, यहीं छोड़ना तो यहीं छोड़ देना, ये तुम्हारी चॉइस है। चलो जी सॉल्व, उल्टा पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। अब देखो यहाँ पर 34 नंबर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल सेंटर्ड O एंड इट्स ऑफ रेडियस 25। तो ये तो 24 दी है, 24 एंड इज पेरीमीटर इज 73, पेरीमीटर इज 73.12 सेंटीमीटर। कौन, OACB यानी कि यहाँ देखो इसके अंदर ये भी इंक्लूड हो रही है रेडियस, यहाँ से ये रेडियस भी इंक्लूड हो रही है, और यहाँ से देखोगे तो ये पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है। इसी को तो बोलेंगे सेक्टर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया R प्लस L, ये आर्क लेंथ आ गई ना इतनी, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या आ गई आर्क लेंथ। R प्लस R 2R 24 दिया हुआ, तो 24 प्लस L की वैल्यू कितनी है, L का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दे रखा 73.12। चलो मैंने यहीं से सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, 24 48, तो थीटा तो मुझे निकालना है। देखो यहाँ रहा सेंट्रल एंगल बाय 360, पाई की वैल्यू लेनी है मेरे को 3.14 इंटू आर कितना है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 73.12 माइनस में हो गया मेरा 48, 24 प्लस 24 48, साइड चेंज करने पर नेगेटिव हो गया। ओके सर, यहाँ से क्या मिला मेरे को 43 माइनस 73 माइनस 48, मान लो ये 50 है, अगर 50 करूँगा तो 23 और 2 ज़्यादा घटा दिए तो 25। अब ये देखो यहाँ 360 नीचे था, इधर आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, उधर ऊपर में क्या था वो नीचे आ जाएगा 3.14 और 24 इंटू 24, और यहाँ क्या बच गया थीटा। अब इनके ना पॉइंट रिमूव कर लो पहले, 2512 360 314 24 इंटू 24। अब देखो 3.14 का जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 100 चला गया, और ये पॉइंट रिमूव किया तो नीचे 100 आ गया, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, कैंसिल हो गया। अब कुछ और कटता तो देखो, और कुछ मेरे को नहीं कटता हुआ दिख रहा। अब कुछ भी करके इसको कोशिश करना है। ये देखो दोनों 36 और 24 12 के टेबल में आते हैं, तो 12 के टेबल में कितने पर आते हैं 36 3 जा और 0 एक और आ गई 12 2 जा। ओके जी, 2 से ये फिर से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 15 पर। अब 15 और 24 दोनों फिर से 3 के टेबल पर कैंसिल होते हैं, यहाँ 5 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 12। अब फिर से देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं कहीं, 12 2 जा 24 1 आ गया, नहीं हो रहे हैं ये कैंसिल। तो कोशिश करते हैं 6 पर 6 52 नहीं 2 पर जाएगा, 4 पर जाएगा 4 3
और ये 4 पर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4 6 जा, 4 2 जा 8, 11 4 8 जा। ठीक है सर, यहाँ देखो ये कैंसिल, गलती हो गया भाई, यहाँ देखो 2 भी आना था, आर्क लेंथ है, सेक्टर का नहीं है। तो अगर ये 2 यहाँ आएगा तो ये 2 डिवाइड में भी आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में था ना, और ये आर स्क्वायर नहीं आएगा। ओ हो, बहुत भारी मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर भारी मिस्टेक हो गया। चलो दोबारा से करते हैं, यहाँ 2 आना था बस, और देखो ऐसी मिस्टेक तुमसे भी होगी, तो 2 यहाँ आ गया 2, ओके, और कुछ नहीं है, बाकी वैसे ही 2 5 1 2 इंटू 3 6 0, 3 1 4 इंटू 24 इंटू 2, 100 ऊपर लगेगा 100 नीचे लगेगा, पॉइंट रिमूवल की वजह से तो दोनों कट गए। 12 2 जा एंड 12 3 जा, ये कुछ इस तरीके से काटा था हमने। 2 से फिर मैंने 30 को कैंसिल किया 15 पर, फिर आगे कुछ बच रहा गया नहीं, ये 15 आ गया। यहाँ देखो कुछ 2 से इसको काटते हैं, ये आ गया 12 2 जा 24, 5 एंड 6। अब देखो 14 चौका 56 और 4 3 12, ये लो कट गया पूरा पूरा 4 पर। यहाँ से मेरे पास थीटा जो निकल के आया वो आया 4 इंटू 15 60 डिग्री। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी, तुम्हारे को भी टाइम लगेगा जैसे मुझे को लगा है। फर्स्ट पार्ट सोलो, नाउ सोलो सेकंड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी पी। इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, थीटा आ चुका है, हमें थीटा मिल गया 60 डिग्री। देखो फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करूँगा, 60 बाय 360, पाई की वैल्यू 314 डिवाइड बाय 100, आर की वैल्यू 24 इंटू 24 माइनस आर स्क्वेयर अगेन 24 इंटू 24। देखो यहाँ पर साइन थीटा बाय 2, थीटा है 60, 60 बाय 2 30, वैल्यू आई 1/2, कोस 30 √3 बाय 2। अब देखो जो हल होता है, इससे ये कटा, यहाँ से ये कटा 6 पर, 6 ने 24 को काट दिया, 6 चौका 24। ओके जी, यहाँ से देखो 2 से ये कट गया 12 पर, 2 ने 12 को फिर काट दिया कितने पर, 6 पर। अब कुछ समझ में आ रहा है इसमें जी, यहाँ ये बचा है 314 इंटू 4 इंटू 24 डिवाइड बाय 100 माइनस 6 4 जा 24, तो 4 2 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 2 1 4 4, और √3 की वैल्यू उन्होंने बोला 173। देखो यहाँ जैसे पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ गया 100। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो और आसानी से कर लो, सॉल्यूशन जो भी आएगा वो लिख देना यहाँ पर। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रफ वर्क करोगे तुम जैसे करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लाई वैसे ही करना है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा था काफ़ी लंबा, ये तो हमने कर लिया ना, ये तो हमने स्किप किया। यहाँ देखो तुम्हें भी स्किप ही करना है जैसे कर रहा हो। और अगर तुम 100 ऑफ 100 टारगेट नहीं कर रहे हो तो एक चीज़ बोलूँगा, 4 क्वेश्चन ऐसे रखना कि तुम्हें छोड़ने हैं, ताकि दिमाग पर थोड़ा प्रेशर कम हो। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता हो तुम उसको छोड़ के आगे बढ़ो। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो भाई ये कह रहा है एक ट्रायंगल बनाओ, बना लिया।
एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ करनी है? ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड, एक साइड की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी। ओके। ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये जो बची हुई साइड है इनको दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है। इसको नेम देता हूँ ए बी सी, और यहाँ आ गया डी, और यहाँ क्या है ई। देन प्रूव दैट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, कि दूसरी जो साइडें हैं वो सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो रही है। देखो गिवन में क्या आया हमारे पास, गिवन में ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी जो डी ई है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। और प्रूव दैट क्या करना है? प्रूव दैट ये करना है कि सर जो ये है अदर टू साइड ए डी डिवाइड बाय डी बी वो इक्वल होगा ए ई डिवाइड बाय ई सी। देखो ये 1 2 3 थ्योरम है, इनको तो पक्का ही रट ही लेना। ये प्रूव करना है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये मैं आई थिंक, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने करवा दी थी। एक तो हमें यहाँ पर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, एक ई से इसके ऊपर डालना पड़ेगा। शायद मैंने एक में करवा रखी है, ध्यान से देख लेना। ये रिपीटेड होने वाली थ्योरम्स है, सैम्पल पेपर में हुई और फिर इन्होंने शायद पेपर में भी डाल दी थी पिछले साल। ये चीज़ें कर ली। यहाँ है 90 डिग्री एंगल, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। ओके, तो कंस्ट्रक्ट, इसको नाम दो m और इसको नाम दे दिया n। हमने d से लेकर m जो लिया परपेंडिकुलर वो लिया ए ई पर, और e से लेकर n तक जो लिया है वो परपेंडिकुलर लिया है मैंने ए डी पर। तो हमें एरिया ऑफ निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई 1/2 बेस इंटू हाइट ए डी ई। अब इसके दो तरीके से निकल सकते हैं। क्या बेस क्या ले लूँ एक बार, अगर मैं ए ई बेस लेता हूँ तो हाइट बनती है डी एम। ठीक है जी। अगर एरिया ऑफ ए डी ई करता हूँ, अब की बार 1/2 करता हूँ, अगर मैं बेस ए डी ले लेता हूँ तो अब इसकी हाइट मुझे क्या बनेगी, ई एन बन जाएगी। ओके, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ऐसे नीचे आ जाओ, ये ट्रायंगल देखो डी ई सी, नो बी ई, अरे ये वाला यार, बी डी और ई वाला, ये वाला एरिया ऑफ बी डी ई, इसका भी 1/2। बेस इसका है डी से लेकर बी तक, और हाइट इसकी देखो ये अगर है तो ये तो स्ट्रेट हाइट है ना, तो हाइट बन गई एन ई या ई एन 3। ऐसे ही एक और ट्रायंगल है उधर, कौन सा है, डी ई सी वाला 1/2, बेस तो उसका भी ई सी बन गया, हाइट उसके लिए क्या होगी, हाइट उसके लिए होगी डी एम। ये हमने कर रखी है, तुम भी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आने लग जाएगी। अब देखो मेरे को ए डी और डी बी चाहिए था, ए डी यहाँ रहा और डी बी यहाँ रहा, यानी कि 2 डिवाइड बाय 3। और क्या करना है, ए ई सबसे पहली में तो 1 डिवाइड बाय व्हाट 4। जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय जो सेकंड है वो किसके, थर्ड के, तो एरिया ऑफ बी डी ई, ये दोनों क्या आ जाएंगे, देखो इसको यहीं डिवाइड करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं ना,
ए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो क्या बचा AD डिवाइड बाय DP। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEC। अब ये क्या आएगा, देखो 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, AE डिवाइड बाय EC, AE डिवाइड बाय EC। देखो यहाँ इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं और 5 मानते हैं, और ये होगी 6। जैसे ये दोनों हुई तो यहाँ से क्या पता चला, सर ये तो आगे इन दोनों को बराबर कैसे प्रूव करें, ऊपर वाली तो बराबर है, नीचे वाला बराबर कैसे होगा। देखो ये दो ट्रायंगल जो हैं वो एक दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं और इनके सेम ही दोनों का बेस है। तो 9th में थ्योरम थी कि अगर कोई दो ट्रायंगल एक ही बेस के ऊपर और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ DEC। क्यों होगा, बोथ ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड पैरेलल लाइन, यानी कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर, बेस कौन सा DE है और पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों के एरिया, अगर ये दोनों हमने प्रूव कर दिया तो बराबर है, तो फ्रॉम 5 एंड 6 ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड बराबर होगी, तो राइट साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू होगा AE डिवाइड बाय EC, हेंस प्रूव्ड। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। ये एक जर्नी बता रखी है कुछ इस तरीके से, यहाँ भी कुछ दे रखा है, तो मुझे लगता है यार पढ़ते हैं। अमित से सम बुक्स फॉर 1920 इफ अमिता इफ शी हैज हैड बोट फॉर मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, इतने रुपए देकर उसने 4 बुक ज़्यादा खरीद ली। ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 लेस, हर बुक पर जो पहले लग रहा था उसके मुकाबले अब कब लग रहा है 24 रुपये। हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाय, कितनी बुक्स उसने बाय की। चलो जी दूसरा और पढ़ के देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस 130, मतलब किसी सर्टेन, जैसे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ तो वो भी यहीं से होगा। देखो जहाँ जहाँ पॉइंट मिले वहाँ कुछ ना कुछ करते जाना पेंसिल से। देखो सर्टेन एक एवरेज स्पीड थी और इस एवरेज स्पीड से उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो इतना किया है। ओके इतना चलो मान के साहब किया होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर, एक डिस्टेंस फिर से चलता है 140 किलोमीटर का। एवरेज स्पीड जो होती है वो 4 किलोमीटर मोर देन पहले वाली स्पीड से होती है। तो इफ इट टेक 4 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी, देखो होल जर्नी का मतलब पूरा दोनों डिस्टेंस को कवर करने में तो 4 ही घंटे लगे हैं। फाइंड द इनिशियल एवरेज स्पीड, इन सब चीज़ों को लिख लेना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पहला T1 के अंदर तुम्हें पता है डिस्टेंस बाय क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया 132, स्पीड कितनी है x, एवरेज स्पीड मान लो कि x है, पता तो है ही नहीं, निकालनी है। दूसरा है टाइम T2, वो भी डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, उसमें डिस्टेंस है 140 और स्पीड 4 ज़्यादा होगी तो x + 4 होगी। और दोनों का टाइम का सम जो टोटल टाइम लगा वो लगा 4 घंटे। तो T1 की वैल्यू है 132 बाय x + 140 बाय x + 4 इज इक्वल टू 4। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो यहाँ फंस जाओगे। आज ही मैंने जब बच्चों का मॉक टेस्ट लिया तो उसमें उनका यही था कि यहाँ सिर्फ x + 4 ही लिख रहे थे कि x कट गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर। ऐसा नहीं करना भाई, दोनों का मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे x ऑलरेडी है तो x, देखो नीचे कुछ भी एलसीएम में समझना आए तो नीचे वाली डिनोमिनेटर की टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, वही एलसीएम बन जाता है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली साइड।
तो 132 ये मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 4 के साथ, 140 मल्टीप्लाई होता है x के साथ, इक्वल टू में 4 रखा हुआ है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 132 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो x, 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 13 चौका 52, 4 दूनी 8, 528 प्लस 140x इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा, इज इक्वल टू 4 के साथ ये डिनोमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्र इंटू 4x स्क्र, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर x 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x इंटू 4 16x। ओके जी, अब ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी गई है। यहाँ 4x स्क्र प्लस 16x है, मैं इधर साइड चेंज करूँ, 132x प्लस 140x, दोनों पॉजिटिव हैं तो जुड़ जाएंगे, 200 कितने हो गए 72, इधर आके माइनस हो गए 272x, 528 की भी साइड चेंज कर दी तो इधर क्या बचा, 0 बचा, तो मैं इस 0 को इस साइड लिख देता हूँ। अब इसको करके देखो, 4x स्क्र माइनस 256x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बट नंबर बहुत बड़े लग रहे हैं मेरे को, तो ट्राई करता हूँ क्या सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ये तो हो रहा है, 6 चौका 24, 4 चौका 16, ये भी हो रहा है, 4 एकम 4 12, 4 तो ये 12 और 8 बचा तो हाँ हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 किया तो यहाँ बचा x स्क्र, इसको डिवाइड किया 4 से तो 6 और 4 64x, माइनस इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 132 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट कितना है -132, इसके आगे 1 है ना, 1 की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, सम कितना -64, पेयर बनाते हैं 132, सम में 64 चाहिए, ठीक है, 2 पर कट किया तो कितना आ गया 66, बन गया जी 66 और 2 132 होता है, 66 में से 2 माइनस कर दूँ 64 आता है, यानी कि माइनस का 66 और प्लस का 2, दो फैक्टर बने, 1x स्क्र माइनस 66x प्लस 2x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, x माइनस 66, यहाँ कॉमन आ गया 2, तो x माइनस 66 इज इक्वल टू 0। तो दो पेयर बन गए, x माइनस 66 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई जी सर। तो ये 0 इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 66 आ जाएगी, या x की वैल्यू -2 होनी चाहिए, -2 हो नहीं सकती क्योंकि x स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पीड नेगेटिव में नहीं जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 66, यानी कि एवरेज जो स्पीड आई वो आई 66। डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली। देखो यार इसको टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे, इसको 2 घंटे, इसको फालतू लग जाएगा। T1 को टाइम कितना लगेगा, 66 से डिवाइड किया 2 आवर। T2 को टाइम कितना लग जाएगा, 140 डिवाइड बाय x प्लस, यानी 66 प्लस 4 कितना था 70, इसको भी 2 घंटे, देखो 2 और 2 कितने आ गए 4 घंटे, सही तो बना है। ओके, तो डी सेक्शन कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर 31 है, क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, इतना पता है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे ये पता चला मैंने कहा भाई भाग के टिक कर। एक ये है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि एक सीधा नंबर लिया 2 डिजिट का, फिर उसके नंबर पलट दिए, जब उसका सम किया तो वो आया 99। इफ 10th डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट, जो 10th प्लेस की डिजिट है वो 3 ज़्यादा है यूनिट डिजिट से, फाइंड द नंबर। नंबर पता नहीं है, देखो मैं यहाँ रफली एक जैसे ही तुम रफली बोलोगे ना यहाँ बन जाएगा। नंबर पता ही नहीं है तो मैंने मान लिया कि वो XY है, और XY का मतलब X 10th प्लेस पर है और Y यूनिट प्लेस पर है, ये हमारा नंबर लेट हो गया। अब डाल दो
इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है। पहली है कि 10th डिजिट है x, तो x है वो y से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है सर। दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो पहला नंबर है वो है 10x प्लस वाई, दूसरा इसको रिवर्स करने पर तो 10y प्लस x डिजिट रिवर्स कर दी, जो सम है वो आ रहा 99। यहाँ क्या बना, 10x और x 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। 99 से डिवाइड किया तो ये आ गया x, 11 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2, देखो कितना आसान इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन नंबर 1 को इसमें पुट कर दो, y प्लस 3 पुट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ये 3 की साइड चेंज करवा दी तो y इज इक्वल टू आ गया 6/2 यानी कि 3। अगर y 3 है सो उसके बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, व्हाट वी गेट 6। x की वैल्यू 6 आ गई, तो नंबर क्या बना, 6 और 3 63, 3 और 6 दोनों का रिवर्स का एडिशन 9 आना चाहिए, आ रहा है। सोलो कितना आसान है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अरे क्या बात है, थ्योरम ही आ गई यार, कर दो। एक सर्कल बना लो, बना लिया सर। उसके बाद क्या करना है, हमें एक टेंजेंट ड्रा करनी है एक्सटर्नल पॉइंट से। मान लिया कि ये पॉइंट है, ये लो, ये कर दी टेंजेंट ड्रॉ। ये लो, इसका सेंटर पॉइंट लगा ही देते हैं। अब इसकी रेडियस भी तो होगी, रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ठीक है। ओके, इतना कुछ तो उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को पल्ले पड़ गया। इसको कुछ भी मान लेता हूँ टी, इसको मान लेता हूँ ओ, इसको पी एंड क्यू। प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। इक्वल होनी चाहिए, जो कुछ भी तूने बनाया लिख देना भाई। क्या लिखोगे, टी इज एक्सटर्नल पॉइंट, ओके, और ये जो है ये दोनों क्या है, रेडियस है। अब इसके बीच में एक कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी, हमें ओ से पी को मिलाना पड़ेगा, ओ से टी को। जैसे ये मिला है तो ये डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल के अंदर। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कैसे ही करूं, ये 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट का एंगल 90 होगा, कैसे भी करूं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमें दोनों ट्रायंगल लेने होंगे, इन ट्रायंगल पी ओ टी एंड ट्रायंगल क्यू ओ टी, इन दोनों में क्या क्या है, देखो ओ टी इक्वल टू ओ टी, दोनों में क्या है, कॉमन साइड है भाई, ठीक है सर। और क्या है, रेडियस ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियस है। बचा हुआ क्या, 90 डिग्री एंगल भी था, एंगल पी एंड एंगल क्यू दोनों के दोनों कितने डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के। देखो क्या हुआ, राइट एंगल अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस एंड एक उसके साथ वाले साइड, आर एच एस रूल से बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से बोथ ट्रायंगल पी ओ टी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू ओ टी के। अगर ऐसी बात है तो फिर बाय सी पी सी टी पी टी इक्वल टू हो जाएगा क्यू टी बाय सी पी सी टी। हो गया, ये तो थ्योरम थी। देखो ए पार्ट करना चाहो तो कर लेना, उसके जैसा सही है इसमें भी कुछ, पर वो आसान था, थ्योरम तो करी हुई है ना।
फाइंड द मीन ऑफ द स्टेप डिवीजन मेथड। मैं आपको ये जरूरी नहीं को कहूँगा कि तुम स्टेप डिवीजन मेथड से ही करो, सीधा ही कर दो। ये आ गई एफ आई, मीन निकालने का फॉर्मूला पता होगा सबको, क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। एफ आई का सम कितना दिया हुआ है, ये एफ आई का सम है, मैं यहीं बना रहा हूँ 10 20 30 40 44 एंड 50 मिल गया। अब देखो यहाँ पर एक तो एक्स आई निकालनी पड़ेगी, इसके बीच में कितना आता है 5, यहाँ कितना आता है 15, यहाँ पर कितना आएगा भाई 25, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45। अब मुझे निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। 5 6 जा 30, 10 इंटू 15 150, 15 इंटू 25 15 5 जा 75, 7 कैरी 3, 15 2 जा 30 एंड 7 37, ठीक है। 9 इंटू 35 9 5 जा है 10 करेंगे तो 350 आ जाएगा, 350 में से 35 गया तो 15 आ गया, 315, ये आ गया 450। सम ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आया, कहीं देखो ये 150 और 450, ये हो गया 600, 300 300 1200, 1200 और 70 एंड 30 1300 1300 एंड 5 1320, तो टोटल कितना हो 1320। ओके, पुट कर दो 1320 डिवाइड बाय 50, कैंसिल आउट, 25 5 125 होता है, तो बचा कितना उसके बाद 125, 7 बच गया, पॉइंट लगा 70, 12 5 60 होता है, 13 5 65 होता है और 14 5 70 होता है। ये लो जी 25.14। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, कुछ बच्चे ना सिर्फ इतना ही लिख के अरे कुछ ना कुछ कर लेना इस क्वेश्चन में, कितने आसान चीज है यार। कोसेक ए माइनस साइन ए और सीकेंट ए माइनस कोस ए। अब देखो दोनों साइड इधर टेन कोट में इधर ये है, तो सबसे बीच का रास्ता ये होता है साइन कोस में चेंज करके चलो। इसको मैंने लिखा 1 बाय साइन है, कुछ बच्चे नहीं साइन को 1 बाय कोस ए लिख देंगे, अरे भाई फिर फायदा क्या हुआ, तुम सिर्फ स्टेप जोड़ो, पता नहीं है रिजल्ट जो आएगा 1 बाय ये क्या आ गया कोस ए माइनस कोस ए। देखो एलसीएम कितना आएगा साइन ए और 1 माइनस ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर ए। इतना तो मैं अब साल होने को मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी। अब ऊपर वाला क्या बना, वो बन गया कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, ये बन गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए। देखो बहुत ही मजेदार चीज है यहाँ पर, स्क्वायर से कोस कट गया, इस स्क्वायर से साइन कट गया, क्या बचा कोस ए इंटू साइन ए बच गया। अब मेरा दिमाग के यहाँ क्या चलेगा कि कोस से साइन ए आ गया और ऊपर तो कुछ और ही दे रखा है, क्या करता हूँ मैंने कहा यार राइट हैंड साइड भी सोल्व कर ले, क्या पता वही आ जाए। 1/10 क्या होता है दोबारा से लिख लेना, साइन ए बाय कोस ए प्लस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। देखो 1 ऊपर ही है, एक साइन लिया, एलसीएम आ गया कोस ए साइन ए, कोस ए तो है साइन के साथ साइन की हुई तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ आइडेंटिटी नंबर 1 लग गई। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वो क्या होता है 1, तो 1 नीचे वाला क्या हो गया पलट के मल्टीप्लाई कोस ए साइन ए डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया कोस ए इंटू साइन ए
दोनों चीज़ें बराबर होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो ऐसे भी किया जा सकता है, अगर मैं यहाँ से कैसे पहुँचा जाता तो पहुँचता, वरना मैं उधर कर लेता। कुछ भी इसमें कुछ ना कुछ लिखना, नंबर जरूर आ जाएंगे। 27 का ए, फाइंड द रेशियो which the y-axis divide the line segment joining the point। देखो यार ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, दे रखा है 4 - 5, ये पॉइंट है बी -1 और 2, और इसके बीच में एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, वो वाई एक्सिस पर है, तो यानी कि वहाँ एक्स तो 0 होगा, और उसके रेशियो निकालने, रेशियो पता नहीं है तो मैंने मान लिया एम और एन रेशियो होंगे। सेक्शन फॉर्मूला स्पष्ट दिख गया जैसे मैंने डायग्राम बनाया। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, इसको मान लो सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। m और m तो पता ही नहीं है तो मैंने m लिखा। x2 देखो कितना है, बताया था ना कैसे करना होता है, बताया था कि इसको x और इसको y 1 1, इसको x ये y 2 2। अब पुट करो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट पुट करूँगा इसमें। देखो यहाँ m की मल्टीप्लाई ये n है भाई, m हुआ -1 के साथ तो n होगा 4 के साथ, m की मल्टीप्लाई हो रही है x2 के साथ ना, हाँ m होगा -1 के साथ तो -1 m आ गया, और n हुआ 4 के साथ तो +4n आ गया, डिवाइड बाय m प्लस n। यहाँ पर क्या हुआ, m हुआ y2 के साथ तो 2m आ गया, और माइनस में 5n आ गया, डिवाइड बाय m प्लस n। देखो यहाँ पर एक और चीज़ देखो तुम, 0 और y दो कोऑर्डिनेट आगे रहेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा, 0 इज इक्वल टू -1m प्लस 4n डिवाइड बाय m प्लस n। देखो ये डिनोमिनेटर वैल्यू जैसे ही इधर जाएगी इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो यहाँ फिर से 0 बच गया, -1m प्लस 4n, -1 की साइड चेंज करी तो यहाँ आ गया m 1m इज इक्वल टू 4n। तो इसको सोल्व किया तो m डिवाइड बाय n गया और इधर 4/1, तो मेरा जो रेशियो था वो है 4:1। दूसरी बात क्या पूछी, फाइंड द रेशियो ही पूछा था, नहीं आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, तो y निकालना पड़ेगा, y कितना है, y है 2m - 5n डिवाइड बाय m प्लस n, y इज इक्वल टू 2m, m है 4 तो 4 2 जा 8 -5n है 1, m प्लस n है 5, तो y की वैल्यू जो मेरे को मिली वो मिली 3/5। ये लो, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया, 0 3/5, एंड आई गॉट ऑल द मार्क्स। इरेशनल नंबर ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ, सेल्फ तुम ट्राई करो, पिछले 2 मॉक टेस्ट में से एक में करा चुका हूँ, सेम ही है, सिर्फ वैल्यू तो चेंज करनी है। मोड, क्या बात है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 F0 F2, F1 माइनस F0 होगा भाई, इनटू क्या आएगा H। मोड में तो सभी को पता है भाई, कुछ भी नहीं है। F क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उसके बाद वाली F2, उससे पहले वाली F0, और ये क्या हो गया, मोड क्लास होगी L, और यहाँ से H भी मुझे दिखाई दे रहा है 5। करो पुट, आ जाओ जी, 15 - 6
2 इंटू 15 माइनस 6 माइनस 10 इंटू एच ऐसा 5, 15 प्लस 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 15 टू जा 30, 30 में से ये गया तो नीचे बचा 14 इंटू 5। अब क्या आ गया, 15 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइड बाय 14, 14 टू जा 14 3 जा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 प्लस 14 3 जा 42 होता है, तो आ गया 3.42 3 जीरो लगा 2, तो इतना ही अप्रोक्स मान लेते हैं, 24 हो गया ना, 28 फिर जीरो लगा तो 1 आएगा, तो 3.21 आ गया, तो इसका हुआ 18.21 अप्रोक्स। हो गया सोल्व, कितना आसान है। 24 नंबर, कितना कितना बोलूँ मैं इसको, इतना आसान क्वेश्चन। देखो साइन 1/2 कहाँ होता है, 30 पर होता है, तो मैं डायरेक्ट करो ना, इसको लिख लेना। तो फिर a माइनस बी अगर एंगल इक्वल होगा तभी तो होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा 30, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन कोस 1/2 60 पर होता है, तो a प्लस बी दोनों का एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल 60 होगा, तो ये लो जी 60। सब एलिमिनेशन मेथड लगा दो, 2 माइनस 1, तो 2 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, 2b इज इक्वल टू 30, अगर 2b 30 है तो हमारा क्या आएगा 15 आ गया। अगर b 15 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट इन a, पुट इन 1, a माइनस 15 इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30 प्लस 15, सो a इज इक्वल टू 45, खत्म है। 2 बार आ गया। देखो ये सम ऑफ द एन टर्म रिप्रेजेंट, अरे भाई 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 कितना आसान सवाल है यार, 6n माइनस एन स्क्वेयर, किसी दूसरे पर जाना ही नहीं है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी चाहिए, डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो अगर s1 निकालूंगा तो ये आ गया 6 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर, सो 6 माइनस 1 ये आ गया 5, और s1 यानी कि पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही होगा ना, तो ये हो गया a1 बोल दो, कुछ भी बोल दो। s2 निकालता हूँ, s2 क्या आएगा 6 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, तो s2 क्या होता है, s2 होता है सर a1 प्लस a2, दो टर्म का एडिशन होता है, ये तो 8 है, पहली टर्म कितनी आई थी मेरी 5, तो मुझे a2 निकालना है, तो जी a2 जो है वो कितना रह गया 3, पुट कर दो यहाँ वैल्यू, 3 माइनस 5 वी गेट -2, डन। देखो बार बार करोगे तो हो जाएगा। सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म, यानी कि इसको मैं बना के सम ऑफ द फर्स्ट 12 s12 वो है 900, फर्स्ट टर्म इज 20, a दिया हुआ है 20, फाइंड दी डी, डी चाहिए और a 12th टर्म चाहिए, बन गया ना 5.3, क्वेश्चन नंबर 3 केवल पार्ट जैसा। यहाँ आ जाओ, कह रहा है, क्या कह रहा है दिख गया मुझे, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 सर्कल बना लिए, जैसे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, अपना यही करना, वो कुछ भी नहीं करना है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिले कुछ 2 सर्कल बना लो। ना भाई ऐसे मत कर यार, ये लो जी बना लिए 2 सर्कल, बन गए। द कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्ज सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल, एक कोड बनानी पड़ेगी जो छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है।
ये लो, ये बन गई कॉर्ड। ठीक है भाई, ये तो बन गई कॉर्ड। यहाँ टच करिए तो ये टच पॉइंट आ गया ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं जिसको। ओके, ये बन गई रेडियस, इसको बोलते हैं आर, छोटे सर्कल की रेडियस। इफ द रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने यहाँ से यहाँ ले ली। ये क्या है, ये दे रखी है हमारे को, कह रहे हैं जी वो तो 5 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर, मैं इसको 5 सेंटीमीटर मानता हूँ, छोटे आर पता नहीं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। और यहाँ एक चीज़ और देखूँ तो जो ये पूरी डिस्टेंस थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉर्ड की लेंथ वो हमें दे रखी थी उन्होंने, कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर थी। तो ये जो है इसको मिड पॉइंट पर कट करता है, तो ये कितनी बची 4 सेंटीमीटर। यहाँ कितने डिग्री का एंगल 90 का बन गया एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल। ओ ए पी सी, तो हम गिवन वाला लिख देना, इन ट्रायंगल ओ सी ए बाय पीटी थ्योरम, पीटी मीन पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, वो कैपिटल आर, इट मीन 5 स्क्वायर। बेस 4 कर लो, चाहे आर मान लो, कुछ भी तुम्हारा मर्जी है, क्योंकि दूसरा एंगल दिया ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, साइड चेंज माइनस आर स्क्वायर, क्या बचा 9, स्क्वायर हटा दिया इस साइड से, रूट आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, एंड तुम्हारे को नंबर कितने मिल गए 2। एक ये वाला है और दूसरा देखते हैं, एक ये वाला है, ये भी आसान है। इक्वी डिस्टेंस आ गया तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, पहले 2 पॉइंट बना लेने हैं। P इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, कहीं 2 पॉइंट बना लो। मैंने ए पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ए पॉइंट है 4 और 3 का, और एक बी पॉइंट ले लिया यहाँ पर, बी पॉइंट कितना है 3 और 4। एक ऐसा पॉइंट है इन दोनों से यहाँ पर, एक पॉइंट है P, और ये पॉइंट x, y है और दोनों से इक्वल दूरी पर है। तो अब मुझे ये प्रूव करना है x माइनस वाई 0 आएगा, दोनों इक्वल दूरी पर, इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस है a से लेकर p का, जो इक्वल होगा वो डिस्टेंस इक्वल होगा b से लेकर p का, और डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को पता ही है, रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तुम लिख सकते हो उसको x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। देखो अगर इस लाइन को मानता हूं तो x में से x वाला घटा दो, x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी x से x घटा दो, x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करना है, डायरेक्ट सीधा ही मत पुट कर देना, यहाँ होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 16 माइनस 2ab, यानी कि 2 4 जा 8x, यहाँ भी ऐसे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 9 माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर इज 16। अब देखो कुछ कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर क्योंकि इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, दोनों सेम साइड साइन के होने चाहिए, बराबर का निशान लगा होता, वाई स्क्वायर 16 पॉजिटिव 9 पॉजिटिव 9 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ था 8x माइनस का और यहाँ है 6x माइनस का, तो
इस साइड में माइनस का 6x है, उसकी साइड चेंज करो, यहाँ आ गया 8x प्लस का। इधर से ऑलरेडी माइनस का 8y पड़ा हुआ, माइनस उधर से उठा लो तो माइनस प्लस का आ गया 6y। इधर क्या बचा 0। क्या हुआ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इधर भी लिख दूं, 2 कॉमन ले लो। जैसे तुमने 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस वाई क्या होगा 0 ही होगा। सॉल्व। अब आ जाओ MCQs पर। देखो कितना टाइम लगा होगा हमारे को, किस टाइम हमने शुरू करी थी, नियर अबाउट 7 की करी थी, तो 8:30 यानी कि 1.5 आवर में हो चुका है। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो लगातार करे जा रहे थे, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग चलेगा जब तुम मॉक टेस्ट लगा लोगे। देखो MCQ कैसे निपटाने हैं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इन सेकंड में। HCF निकालने के लिए हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। ये 3 वैल्यू दे रखी है, तो लोवेस्ट पावर देखो 3 की लोवेस्ट पावर कहाँ है, 3 की लोवेस्ट पावर 2 है। 5 की लोवेस्ट पावर कहाँ है, 5 की लोवेस्ट पावर 1 है। 2 की लोवेस्ट पावर कहाँ है, 2 ये रहा, हो गया 9 और 5 2 जा 10, 10 इंटू 9 90। ऐसे करना है, लिखने मत बैठ जाना कि हाँ जी क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय लाइन L एंड M। एक तो L लाइन रिप्रेजेंट कर रखी है और एक ये M लाइन, दोनों लाइन रिप्रेजेंट कर रखी है। तो ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर रही है भाई। इंटरसेक्ट में कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक ही होता है। यूनिक सॉल्यूशन वाला पॉइंट पकड़ लो, ये लो। अब यहाँ बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ k विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। तो पहले d निकालो, कुछ मत करो, वो तो बाद में देखेंगे। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये b की वैल्यू दी है -5 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 1। ये हो गया 25 माइनस 4k इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि दोनों सोल्यूशन बराबर है, तो k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 25/k। और ये साइन चेंज कर दो। अगर ये वैल्यू अगर इस तरीके साइन कर दिया, इसका मतलब वो d क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना, नॉट हैव रियल सॉल्यूशन, तो इससे छोटा होगा। तो k किससे छोटा होना चाहिए, 25/4 से छोटा होना चाहिए भाई। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डजंट हैव रियल सॉल्यूशन। तो 4/25, 25/4 कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। तो 7 तो बड़ा चला गया, ये भी बड़ा चला गया। k 0 कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो क्या बचा 4/25। यहाँ अरे यार ये कितना क्या क्वेश्चन बनाते हो भाई। डिस्टेंस निकालना है, x2 माइनस x1, a में से a माइनस करो तो दोनों 2a बन गया, 2a का स्क्वायर आ गया 4a, ऐसे 4b स्क्वायर आ गया और ऊपर क्या आ गया रूट। देखो दिमाग में स्टेप किए मैंने। तो 4 का रूट क्या होता है 2 बाहर आ जाएगा, ये रहा एक ही ऑप्शन है। यहाँ ये एंगल 90 होता है, ये एंगल 90 होता है, पता है। ये एंगल 35 दिया हुआ है, QOR ये पूछा है। देखो ये 90, ये भी 90, और ये 4 एंगल 4 साइडों की जो भी फिगर होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उसके टोटल इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो 360 में से ये देखो 90 और 90 180 किया तो 180 रहा। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 180 होगा। तो 180 में से 35 माइनस कर दो, कितना बचा 145। यहाँ ना इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं इसमें एक सीधा बताता हूँ। देखो ये दो आपको सिमिलर दे रखे हैं, ये दो साइडों का आपको बता रखा है कि ऐसे ऐसे होगा। और BC, देखो BC और QR का रिलेशन बनना चाहिए, क्योंकि देखो AB और PQ का बना है। तो इसी के अंदर ना AB और इनको पुट कर लो, AB की जगह ले आओ BC, तो उनका भी तो रेशियो सेम आएगा ना। और 2QR ले आओ, अब QR निकालो। 3 BC की वैल्यू दे रखी है 10, 2 उधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज किया डिवाइड में, इधर में क्या बचा QR। 2 से 10 कटा 5 पर, आंसर सीधा दिख रहा है 15। ऐसे अब तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन हमारे को एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ तो दिमाग लगा, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है।
देखो भाई कोट ए 4 है, अगर ये 3 यहाँ से चल के तो साइड चेंज कराऊंगा तो ये डिवाइड में 3 आ गया, तो ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। और मुझे क्या चाहिए, सीकेंट हाइपोटेनियस बाय बेस। अब बेस की वैल्यू 4, देखो किसके नीचे 4 है, डी ऑप्शन में, इसमें नहीं है काट दो, इसमें भी नहीं है काट दो, दोनों में है। अब 3 तो परपेंडिकुलर और इसमें परपेंडिकुलर है नहीं, तो डी भी कट गया, कौन सा ऑप्शन बचा, ए। ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। यहां देखो क्या है, बी ए सी, मैं थोड़ा सा इसको बनाता हूं, कहाँ है बी से ए गए और ए से सी, ये आ गया इस तरीके से कुछ, ये बन गया ट्रायंगल। इसके सिमिलर कौन सा होगा, दिख रहा है ये बचा हुआ ट्रायंगल, ये भी 90, ये भी 90। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर यहाँ सी 90 है तो जो भी आएगा वो भी 90 होना चाहिए, यानी कि डी आएगा 90 होगा। अब देखो चलो ये तो आ गया, डी लास्ट में किसके, इसके भी है, इसके भी है, इसके नहीं है काट दिया, इसके भी नहीं है काट दिया। अब ए एंगल इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और दूसरे में ई ए डी में भी कॉमन है, तो ए भी तो ए की जगह तो ए ही आना चाहिए, तो बीच में एक इसके ये रहा, कट गया। ये क्वेश्चन भी बहुत है, ये क्या दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं, एचसीएफ तुम्हें 21 दे रखा है, तो ये तो एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी वाला है, और मुझे निकालना है एलसीएम, तो ए इंटू बी तो है ही है, 420 इंटू 189 डिवाइड बाय एचसीएफ, इधर जाकर एचसीएफ तो दिया हुआ 21, 21 2 जा 42 0, अब इसको कर दो, ये कितना आ गया 3780। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, क्या करूं, चौथी टर्म चाहिए लास्ट से, डी निकालता हूं पहले, सीधी गई, डी क्या आएगा -5 माइनस 8, डी कितना आ गया 3 आ गया, और अगर पीछे से निकालना है तो डी उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, डी -3, पीछे वाली टर्म दे रखी है 49 सबसे लास्ट, तो ये बन गई मेरी ए 49। अब निकाल दे भाई A4, A + 3D, ए है 49 + 3, डी की वैल्यू है -3, तो 49 माइनस 3 3 जा 9, कितना बच गया भाई 40। कितने आसान क्वेश्चन है, 11 नंबर। ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। पूछा कौन सा है, OAC, OAC यानी कि एंगल ए पूछा है, और एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। डी कितना दे रखा है 58, तो ये भी कितना होगा 58। सॉल्व, यहां देखो पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी कि इस टोटल लेंथ 38 है, यानी कि A + B + BC + CA ये 38 है। देखो B आउटसाइड यानी एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट बना रहा तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, इसको मैं x लेट कर लूँ तो ये भी x होगा, यानी कि AP को मैंने x माना तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जोड़ो x + x 2x प्लस इन सारों को जोड़, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 2 28 इज इक्वल टू 38। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 38 में से 28 गए कितना बचा 10, और 2 डिवाइड में आ गया कितना बचा 5, कितना बच गया 5। दूसरा ये है कि अगर ये समझ में आए तो यहाँ x की जगह कोई वैल्यू पुट करो, 19 करोगे तो 19 और 19 38, इससे तो दोनों में हो गया, ऑप्शन कट गया। 10 और 10 20, 20 के बाद 12 22, 22 के बाद 16 ज़्यादा गया, ये भी कट गया। 8 और 8 16, 16 32, 32 और 12 ये भी निकल गया। ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आसान है भाई। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/3, ऐसे ही करना है 1 + 1/3। एलसीएम लिया 3 - 1/3, 3 + 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा 2/4 यानी कि 1/2, कहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं है। 10 60 होता है 30, 30 का √30 का स्क्वायर 3 है, ये भी नहीं है। sin 60 √3/2 ये भी नहीं है, तो बचा हुआ cos 60 1/2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर भाई 3πr² होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं है,
तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये 4 यहाँ क्यों घूम रहा है। इसके रूट पूछा है, इसका स्क्वायर करो 4√3 यानी कि बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 4 चौका 16, 16 तीय 48, 4 तीय 12, 12 चौका 48, कितना आ गया 0, रियल एंड इक्वल रूट। इसके अंदर बोल रहा है कि 80 स्टूडेंट है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। टोटल 80 है यानी कि n है, और n/2 मेरा आ गया 40, तो ये तो हमें क्या दे रखा है, CF दे रखा है, तो 40 इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, छोटे वाला क्या हो गया CF, इस यानी कि यहाँ जो आएगा वो मीडियन क्लास बन गई है। मीडियन क्लास कुछ ना कुछ 30 से 40 होगी, यानी कि लास्ट टर्म 40 आएगी, तो ये रहा ऑप्शन सी। आ जाओ जी, 2/5 और -1/5, ये किसके जीरोस हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है सब, पुट करके देख लेना आ जाएगा। अगर उसके बाद भी ना आए तो पहले दोनों को ऐड कर लो, सम ऑफ निकाल लो, इन दोनों को ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा 2 - 1 1/5, यहाँ किसका 1/5 बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा होता है b/a, b कितना है यहाँ पर 5/25, तो ये 1/5 बन रहा है, 2/5 नहीं बन रहा है, 2/5 नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, -b/, होती है बेटा, ये आ गया प्लस का 1/5, 1/5 नेगेटिव, बट हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन भी कट गया, बचा ये। देखो सीक्वेंस -1 -1 -1, AP है भाई, क्यों नहीं है। an, अब n होता है 2 या 2 से, तो मैं 2 ही रख सकता हूँ, a को 2 रखता हूँ तो -a1, ये तो d बन गया भाई, d तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है हर AP के लिए, ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, डी और सी ऑप्शन कट गए, ए गया, क्योंकि दोनों ट्रू हैं, एक दूसरे डी की वजह से ही तो वो एपी बन रही है। यहाँ इरेशनल नंबर है क्या, √3 की 2 के साथ तो 2√3 आ गया, प्लस √3 की 3 के साथ 3 आ गया। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिल अगर एड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इरेशनल नंबर ही बनते हैं, ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, अगर मैं √3 और √3 इरेशनल नंबर को करता हूँ तो एक रेशनल आ गया, ये कह रहे 2 इरेशनल नंबर का ऑलवेज इरेशनल आएगा, नहीं रेशनल भी आता है, ये बात गलत हो गई, फॉल्स भी है। तो आर कहाँ फॉल्स दिखा रहा है, आर इज ट्रू कट गया, आर इज फॉल्स ये हो सकता है, बोथ ट्रू नहीं है, बोथ ट्रू नहीं है, ऑप्शन सी। ऐसे करने ये, तो इसी के साथ हमारा पूरा खत्म होता है। अब चलते हैं हम लास्ट पर, कहाँ चले हम। तो देखो इसको आप बाद में पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पूरा देख सकते हो कैसे मैंने सॉल्यूशन किया है। तो डोंट मिस आउट सब्सक्राइब बटन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और 5 मॉक टेस्ट मेरे साथ लगा लो, 100% गारंटी देता हूँ। अगर आज तुम्हारे 50 आने हुए तो तुम 100% एग्जाम के अंदर 80+ मार्क्स लोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं क्वालिफाई भी नहीं होऊंगा, तुम लिख के लो, 5 मॉक टेस्ट लगाओ, उनको प्रैक्टिस करो, करके देखो खुद, 100% श्योर कि तुम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करोगे मैथ के एग्जाम में। एंड थैंक यू सो मच for watching this video. Subscribe my channel.